हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या oogenesis टॉपिक के बारे में। oogenesis बेसिकली ओवा का फॉर्मेशन है। अभी तक हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमने पूरा डिटेल में देख लिया है और आज हम देखेंगे oogenesis का प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी स्टेज में बेसिकली स्टार्ट होता है, लेकिन जो oogenesis का प्रोसेस है वो फीमेल चाइल्ड के अंदर वहाँ जब वो मदर के उम्ब में होती है, मदर के कह सकते हैं गर्भाशय में होती है, तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो कि स्ट्रोमल टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हैं, वो करीबन कुछ 1500 टू 2000 तक उसके अंदर रहती हैं और प्राइमोर्डियल जर्म सेल आगे चल के ओवा का फॉर्मेशन करती है। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है वो हम देख लेते हैं। oogenesis के अंदर भी 3 स्टेप्स इंक्लूड रहती हैं। फर्स्ट इज माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ फेज, माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ फेज एंड थर्ड मैचुरेशन फेज। ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज द मैचुरेशन फेज। यहाँ पर जो माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज है वो किस स्टेप में कहाँ होती है वो हम देख लेंगे। शुरुआत होती है oogenesis की ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमल टिश्यू है उसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जनरली जो नंबर्स में होती हैं वो करीबन 1500 से 2000 के आसपास होती हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल का ओरिजिनेशन मीजोडर्मल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे नीट में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको हम स्टार्ट करते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। प्राइमोर्डियल जर्म सेल सबसे पहले जो यहाँ पर रहता है, इसको अपन अब इन स्टेप्स को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो कि आपके नंबर में क्या होती है, करीबन 1500 से 2000 तक नंबर में होती है और इनका ओरिजिनेशन कैसा होता है, मीजोडर्मल। ये कैसी सेल्स होती है, बेसिकली ये मीजोडर्मल लेयर से जनरेट होती हैं। इनके अंदर कंटिन्यू माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन होता है और माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन से इनका नंबर बढ़ता है। माइटोसिस से इनके अंदर कंटिन्यू जो है मल्टीप्लिकेशन होगा और इनका नंबर करीबन 7 to 8 मिलियन तक पहुंचता है। ये जो फेज होती है ये आपकी कहलाती है माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज। माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज। और यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो स्टेज बनती है दैट इज उगोनियल सेल स्टेज बनती है। यहाँ पर इसको ब्लैक से बनाएंगे तो ये आपका उगोनिया स्टेज बनती है। उगोनिया स्टेज जो आती है तब तक फीमेल चाइल्ड मदर के उम्ब में करीबन 25 वीक तक की कंडीशन पे आ जाता है। 25 वीक मतलब ये मान लीजिए 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28, मतलब कि 3 to 4 मंथ के बीच का जो है फीमेल बच्चा या फीमेल चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, फीमेल फीटस बन जाता है और इनका नंबर ये हम लिखते हैं अराउंड 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। IUL मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि मदर के उम्ब में जो बच्चा है उसकी लाइफ अभी तक 25 वीक तक हो चुकी है और इनका जो नंबर होता है वो अप्रॉक्स करीबन 7 to 8 मिलियन होता है। 7 to 8 मिलियन होता है। और उगोनिया जो इतनी उगोनिया बन चुकी है, लेकिन उसमें से कुछ उगोनिया ही आगे जो है ग्रोथ फेज में एंटर करती हैं। यहाँ पर उगोनिया अभी डिप्लॉयड है नेचर में। इसका जो नेचर है वो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल का भी नेचर डिप्लॉयड है, इसका नेचर है डिप्लॉयड नेचर है और यहाँ पर क्रोमोसोमल कंडीशन 2N और 2C है।
उसके बाद उगोनिया से यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज फॉर्म होगी वो नेक्स्ट स्टेज बनती है, अब ग्रोथ फेज में एंटर करेगा और उगोनिया से अब प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा। ये जो स्टेज होगी ये कौन सी स्टेज होगी? ग्रोथ स्टेज। और यहाँ पर कुछ उगोनिया ही एंटर करते हैं, करीबन 2 मिलियन तक उगोनिया एंटर करते हैं ग्रोथ फेज तक। और यहाँ पर जो उगोनिया से स्टेज जो बनती है वो बनती है प्राइमरी oocyte। कौन सी स्टेज बनती है? प्राइमरी oocyte कंडीशन बनती है। करीबन 2 मिलियन तक इसकी जो है 2 मिलियन इसका नंबर होता है। और यहाँ पर जो उगोनिया है वो प्राइमरी oocyte आता है तो वो बल्ज में कह सकते हैं कि वो साइज में बढ़ता है और वहां पर क्रोमोसोमल जो है डुप्लीकेशन भी होता है। इसको अगर अपन ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये जो पहले इस तरीके से था, यहाँ पर पहले जो इस तरीके से था और इस तरीके यहाँ पर इस तरीके से डुप्लीकेशन आ जाता है, ये इस तरीके से। तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज नहीं हुए हैं लेकिन डीएनए डबल हो गया है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो कंडीशन कौन सी आ गई है आपकी? 2n4c कंडीशन। 2n4c कंडीशन पे प्राइमरी oocyte आ गया है। प्राइमरी oocyte अब अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोफेज की, अगर आपको पता हो 11th क्लास का प्रोफेज के अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte अब मैच्योरेशन फेज में एंटर करेगा। प्राइमरी oocyte किस फेज में एंटर करेगा? मैच्योरेशन फेज में। और इसमें से भी कुछ जो 2 मिलियन है इसमें से भी केवल कुछ ही एंटर इस फेज में कर पाते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं होगा एंड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टॉप एट डिप्लोटीन प्रोफेज की डिप्लोटीन कंडीशन पे ये रुका रहेगा। स्टॉप एट प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज। प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज पे इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अभी रुका रहेगा। और यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte तब तक रुका रहेगा, कब तक रुका रहेगा? जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। फीमेल चाइल्ड के अंदर जो प्यूबर्टी का टाइम है वो करीबन 11 से 13 साल के बीच में होता है, या 11 से 12 साल के बीच में हम मानते हैं। तो वहां पर प्यूबर्टी मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कि गैमेटोजेनेसिस के लिए बॉडी प्रिपेयर हो गई है। तो यहाँ पर प्राइमरी oocyte से प्यूबर्टी के टाइम पर अब स्टार्ट हम लेते हैं सीधे प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी पर प्राइमरी oocyte से अब क्या बनेगा? यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर 2 सेल फॉर्म होंगी, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, ये आपका सेकेंडरी oocyte, एंड यहाँ पर आपका फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जैसे ही सेकेंडरी oocyte कंडीशन आती है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन के अंदर जो आपका क्रोमोसोम रहेगा वो रहेगा आपका N2C कंडीशन। यानी कि अब क्रोमोसोम जो है वो आपके यहाँ पर क्या होंगे? इस तरीके से ये आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि एक मेंबर इस सेल में और दूसरा मेंबर पोलर बॉडी के अंदर चला जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 4 अपन ने लेके चले तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। तो क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर तो डबल है लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए हैं। यहाँ पर पेयरिंग अलग अलग हो गई है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन है वो डेवलप हुआ है प्यूबर्टी कंडीशन में आने पर। यानी कि अब सेकेंडरी oocyte जो है वो ओव्यूलेशन के लिए रेडी है। यानी कि ओव्यूलेशन में ये ध्यान रखिएगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओव्यूलेशन में जो ओवा बाहर निकलता है वो ओवम कंडीशन में बाहर नहीं निकलता। यानी कि वो ओवम कंडीशन यानी फुल्ली मैच्योर्ड ओवा नहीं होता, वो ओव्यूलेशन के ड्यूरेशन में सेकेंडरी oocytic कंडीशन में रहता है। सेकेंडरी oocyte कंडीशन में अब यहाँ पर
ये सेकेंडरी oocyte, ये यहां पर अपन ये कहें पोलर बॉडी जो होती है ये डीजेनरेट हो जाती है। ये कैसी हो जाती है? ये सब डीजेनरेट हो जाती हैं। यहां पर जो ये ग्रोथ हो गया, अब कौन सी स्टेज चल रही है? अब ये मैच्योरेशन की कंडीशन चल रही है, मैच्योरेशन की। तो मैच्योरेशन पे ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे रुका रहा, प्यूबर्टी आने पे ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। पहले डिप्लोटीन तक रुका था मदर के उम्ब में, तो जब बेबी का बर्थ हो गया है, उसकी प्यूबर्टी कंडीशन आ गई है, देन इट कम्स टुवर्ड्स देन इट्स कंप्लीट द मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन के बाद, ये मियोटिक की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, MEIOT होता है, मियोटिक डिवीजन। अब यहां पर सेकेंडरी oocyte, ये पोलर बॉडी तो डीजनरेट हो गया, नाउ सेकेंडरी oocyte अब अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, जिसको कंटिन्यू मैं यहां कर रही हूं, ये तो डीजनरेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूं, यहां मैंने लिख दिया डीजनरेट। सेकेंडरी oocyte जो होता है, इसको मैं यहां लिख लूं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो होगा वो अब आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन मोड पे जाएगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी ये अभी रुका रहेगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट बट स्टॉप एट मेटाफेजिक कंडीशन, स्टॉप एट मेटाफेज 2। अभी ये मेटाफेज 2 पर रुका रहेगा, मेटाफेज सेकंड पे रुका रहेगा, मेटाफेज 2 पे रुका रहेगा। मेटाफेज 2 के अंदर अब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर आ जाएंगे और यहां पर ओव्यूलेशन अभी मेटाफेजिक, यानी अभी सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है और ओव्यूलेशन हो गया है। यहां पर NN2C कंडीशन चल रही है। अगर सपोज दैट कि यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, अगर यहां पर जो है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, तो यहां पर क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये डीजेनरेट होके मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। सपोज दैट कि सेकेंडरी oocyte पर ओव्यूलेशन हुआ है और यहां पर अभी मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है, तो यानी कि अभी ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो मेंस्ट्रुएशन कंडीशन में जो ओवा है वो सेकेंडरी oocyte कंडीशन में जो मेटाफेज पर रुका हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन सपोज दैट अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो कैसे होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इट कंप्लीट इट्स मियोटिक डिवीजन, है ना, तो ये कंप्लीट इट्स मियोटिक डिवीजन, मियोटिक 2। अब ये पता कैसे चलता है? जब जैसे ही ओवा को स्पर्म आने लगता है तो स्पर्म के एंटर होने से जस्ट पहले ये अपना मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट कर लेता है और वो रेडी हो जाता है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ओवम, और इससे एक और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर ये जो कंडीशन है NNC कंडीशन आ जाती है और यहां पर ओवा फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल बॉडी है उसमें ये शुरू हो जाता है आपके जब फीमेल चाइल्ड मदर के उम्ब में है तब से ही शुरू हो जाता है, और यहां पर ओगोनियल कंडीशन के बाद जो प्राइमरी oocyte बनता है वो रुका रहता है और अपने मियोटिक डिवीजन को प्यूबर्टी स्टेज पे लाके कंप्लीट करता है। सेकेंडरी oocyte भी अपने मेटाफेजिक स्टेज में रुका रहेगा और मेटाफेजिक स्टेज में तब तक वो रुका रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, अदरवाइज ओवा इसी तरीके से बाहर निकल के डीजेनरेट हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, जैसे स्पर्म आया है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है अपना ओवम कंप्लीट, अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है,
उसको ओवम बनाता है और ये सेकेंड पोलर बॉडी जो कि फर्दर डीजेनरेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। अब यहां पर ये पूरी स्टेज क्या है, मैच्योरेशन की कंडीशन है। तो माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन कंडीशन यहां पर चलेगी। जो एग लेइंग स्पीसीज हैं, जो कि एग ले करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो बड़ी फेज होती है इन तीनों फेजेस में, ग्रोथ, माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड आपका मैच्योरेशन फेज, इसमें सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, ग्रोथ फेज। किसके अंदर बोल रही हूं मैं, जो एग लेइंग स्पेसीज होते हैं, जो एग देते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैच्योरेशन कंडीशन है, यानी मैच्योरेशन फेज सबसे लॉन्ग होती है। मैं इस पे इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इन द फीमेल चाइल्ड 3 स्टेजेस में से कौन सी स्टेज सबसे लंबी होती है, ये आपको सेलेक्ट करना था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर मैच्योरेशन स्टेज सबसे लंबी होती है और जो एग लेइंग स्पीसीज है उनके अंदर ग्रोथ फेज सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो ये आपका पूरा oogenesis फॉर्मेशन है, जो कि मदर के उम्ब से चल के जबकि मेनोपॉज नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म नहीं होता, तब तक चलता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।